चलिए DPP2 ले लेते हैं हम। वर्क एनर्जी एंड पावर DPP2, इसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 15 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट का C, सेकंड का B, थर्ड का D, फोर्थ का D, फिफ्थ का C, सिक्स्थ का B, सेवेंथ का C, एट्थ का A, नाइन्थ का A, टेंथ का B, 11 का C, 12 का B, 13 का B, 14 का A, 15 का C। एक भी देना मुझको DPP। वेरी गुड समीर, ऐसी रखा कर एकदम ब्लैंक। चलिए अब बताइए आप कौन सा डिस्कस करना चाहेंगे। 9, पहले 5 में कोई, फोर्थ, 6 से लेकर 10 तक 7, 9th वाला कर दिया मार्क। 6th, 10th, 11 से लेकर 15 तक 11, 13, 12। चलिए फिर देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर्थ वन। अ बॉम्ब एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस, अ बॉम्ब ऑफ 12 किलोग्राम। तो देखिए यहां पर एक पर्टिकुलर बॉम्ब है जिसका मास है 12 किलोग्राम। इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस ऑफ मासेस 4 किलोग्राम एंड 8 किलोग्राम ईच। तो 2 पीसेस में फटा वो, एक पीस 4 किलो का है, दूसरा पीस 8 किलो का है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ 8 किलोग्राम मास इज 6 मीटर पर सेकेंड। अगर इसकी स्पीड जो है 6 मीटर पर सेकेंड है तो वो कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास इज। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, है ना। शायद आपको याद हो इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस आपने किए हैं, उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं, उसमें स्पीड पूछा जाता था। कहां किया आपने, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। टॉपिक, हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अरे भैया सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, है ना। इसीलिए बोलते बार बार रिकॉल करो, रिवाइज करो। चलो मुझे एक बात बताओ, पहला जब बॉम्ब फटने से पहले सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0। फटने से पहले क्या ये मोशन में है, क्या उसकी कोई स्पीड है, नहीं है ना। तो फटने से पहले इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0। फटा धड़, है ना, अलग अलग भागेंगे दोनों भी, है कि नहीं। एक की स्पीड कितनी बोली गई है, जो भी होगी 8 किलोग्राम, सॉरी 6 मीटर पर सेकंड, दूसरी की स्पीड पता नहीं अपने को क्या है। तो अपन क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस्तेमाल करके हम दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट करेंगे। दूसरा या बोलेंगे पहला, है ना, इसकी स्पीड कैलकुलेट करेंगे। एक बार उसकी स्पीड आ गई या मोमेंटम भी आ गया, मोमेंटम भी आ गया तो चलेगा। एक बार उसका मोमेंटम आ गया तो अपने को क्या मिल सकता है, इसका काइनेटिक एनर्जी। कैसे, तो देखो, चलो इसको नाम 1 दे देंगे, इसको नाम 2 दे देंगे। तो फिर मैं बोलूंगा ठीक है कि भैया ठीक है आपका एज पर बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो मैं कहूंगा ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या आएगा, तो बोले वो तो 0 आएगा।
फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, बोले पहले वाले पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का भी मास का फाइनल मोमेंटम। ठीक है, अब ऐसा है कि चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं P1 को इधर ला लेता हूँ। क्या वेक्टर P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर P2। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2। तो मतलब इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम कैसा रहेगा, सेम। अब सवाल उठा कि इसका मोमेंटम है कितना, P2 की वैल्यू क्या है, तो बोले इसका मास मल्टीप्लाई बाय इसकी वेलोसिटी, 6 8 जा 48, है ना। तो ये है इसका मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। अब ये ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और ये मास का मोमेंटम कैसा होगा, सेम। तो भैया इस तरह से अब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है इसकी, तो कैसे निकालूंगा, तो बोले मेरे पास एक फॉर्मूला है P²/2m, है ना। तो अगर मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो क्यों ना मैं इसके मोमेंटम का स्क्वायर करूं अपॉन 2m से डिवाइड कर दूं। तो P1², तो P1² क्या आएगा, देखो P1² आएगा 48 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय m कितना है 4, तो 48 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। 48 का स्क्वायर क्या होगा, अरे भाई करो कैलकुलेट, बताओ मुझे 48 का स्क्वायर क्या होगा, ऐसा बैठे मत रहो और उसको 8 से डिवाइड करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। 48 का स्क्वायर करो, उसको 8 से डिवाइड करो, चेक करो आंसर्स बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। 48 का स्क्वायर मतलब 48 का स्क्वायर 96। नहीं, कहां से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसको स्क्वायर लेना है ना भैया। फोर्टी 48 का स्क्वायर लेना अपने को, कितना आ रहा, 288। अच्छा फाइनल आंसर 288 आ रहा, हाँ ठीक है, दैट्स करेक्ट। तो ये 288 जूस करके आएगा। आप समझ में आएगा बेटा आपको, हाँ, कि आपने क्या करे, सिस्टम के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए, है ना। हमने कहा कि इसका मोमेंटम सेम हो जाएगा, आपने इसका मोमेंटम कैलकुलेट करके इसका मोमेंटम बताए और फिर इस पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाए। नहीं तो आप सिंपली क्या कर सकते थे, आप इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते थे, ये भी काम कर सकते थे। वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे और फिर उसके बाद हाफ ऑफ mv² लगाकर भी सॉल्व कर सकते थे। अपना है चॉइस, ऐसा कुछ नहीं है। सिक्स्थ वाला, a light and a heavy bob have equal kinetic energy, which one has the greatest momentum? तो देखो दो बॉब्स है, दो बॉडीज है, सॉरी, एक लाइट है और एक हैवी है और दोनों की काइनेटिक एनर्जी कैसी है, इक्वल है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लाइट बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैवी बॉडी, है ना। इसका मतलब क्या होगा, मोमेंटम ऑफ लाइट बॉडी का स्क्वायर मास ऑफ लाइट बॉडी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ हैवी बॉडी का स्क्वायर, या फिर अगर मैं कहूंगा सिंपली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2m। जैसे कि मैं देख रहा हूं दोनों की वैल्यू कैसी है, लाइट और हैवी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कैसी है, सेम है। तो यानी मैं काइनेटिक एनर्जी को क्या कह सकता हूं, कांस्टेंट बोल सकता हूं। अब अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो मैं P² को क्या बोलूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। इसका मतलब क्या हुआ, √m, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा और जिसका मास कम उसका मोमेंटम कम। तो मैं बोलूंगा मास तो हैवी बॉडी का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द लाइट बॉडी, इसका मतलब मोमेंटम भी उसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द लाइट बॉडी। बात समझा के बेटा आपको, है ना। फिर से देख लो, इसने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर बॉडी एंड हैवियर बॉडी इज सेम। ओके, मतलब एक चीज समझ में आता है कि काइनेटिक एनर्जी बदल नहीं रही, मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है। मैं जानता हूं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला P²/2m होता है। अब क्योंकि ये बदल नहीं रहा, ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट रखूंगा मैं। अब जब मैं m को उधर ट्रांसफर करूंगा तो सारी की सारी चीजें कैसी है, कांस्टेंट है, सिर्फ m वेरिएबल है। तो मैं कह सकता हूं कि P² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट है, मतलब इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा और इसके कम होने से ये कम होगा। तो जिसका मास ज्यादा उसका
मोमेंटम ज्यादा, जिसका मास कम उसका मोमेंटम कम। ठीक है, 6th वन था ये वाला हो गया बेटा, लिखना सभी का, लिखो फटाफट। 7th वाला, अरे ये तो क्लास में किए थे ना भाई अपन, फिर 8वें में डायरेक्ट पावर से मल्टीप्लाई करते। मैंने शायद से आपको करने लगाया था ये, शायद से ये नंबर देकर, है ना। 300 पर 100% वाला मैंने कुछ करके दिया था और बोला था कि ये करके बताओ तुम 50% वाला। सेवेंथ क्या बोला हुआ है, लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 50%। किसी ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम है जिसे 50% से बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले मोमेंटम P1 होता था, उसमें 50% और ऐड कर दिया आपने। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम को आप ऐसा लिखेंगे P1 प्लस 1/2 टाइम, सॉरी P1 हाँ P1 ओके, तो ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ P1। फिर उसने बोला है कि भाई बता लगाओ, कहाँ कह रहे भाई, हाँ कि भैया काइनेटिक एनर्जी में कितने का परसेंटेज इंक्रीज होगा। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए जो मैंने हमेशा कहा था कि कोई भी चीज का परसेंटेज चेंज पूछा जाए, फॉर्मूला बेसिक क्या है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। फिर से सुन लो, है ना, किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज पूछा जाए और वो 10% से ज्यादा है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। किसका परसेंटेज चेंज पूछा है इसने, काइनेटिक एनर्जी का। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। तो भैया ठीक है, हम लिखेंगे इसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, कि भले भैया सारा डेटा तो हमको मोमेंटम का दिया हुआ है और सवाल काइनेटिक एनर्जी का पूछा है, तो हम देखेंगे रिश्ते की तलाश करेंगे किसके, काइनेटिक एनर्जी के, है ना। ज्यादा मत सोचो, है ना। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है मोमेंटम का स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का स्क्वायर होता है, तो मैं यहां लिखूंगा देखो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी P2 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। अब ऐसा है कि P2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो बोले 3/2 टाइम्स ऑफ P1 होगा। देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी P2 का स्क्वायर यानी कि 3/2 टाइम्स ऑफ P1 का स्क्वायर, तो 3/2 टाइम्स ऑफ P1 का स्क्वायर माइनस P1 का स्क्वायर अपॉन P1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो जाएगा 9/4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। बोले ऐसा कैसा, बाकी सब कहां गया, अरे बेटा सब में से P1 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा और वो कैंसिल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4 और बचेगा सिर्फ -1 अपॉन 1। अब इसको और आगे करो सॉल्व, तो 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100। 4 1 जा 4, 25 जा 5 मल्टीप्लाई बाय 25, दैट इज विल बी 125%। A bomb of 12 kilogram divides into two parts.
whose masses in the ratio is 1:3. The kinetic energy of the smaller part is 216 joule. Okay. तो वो बोल रहा है भाई द मोमेंटम ऑफ द बिगर पार्ट विल बी. तो मान लो एक बॉम्ब था, कौन से नंबर का आएगा, 9, जिसका मास था 12 किलो. तो भैया 12 किलो का बॉम्ब था, वो 2 पार्ट्स में फटा. ये एक छोटू सा पार्ट M1 और एक बड़ा सा पार्ट M2. ओके, हमको एक बात मालूम है, M1 प्लस M2 क्या है, बोले भैया 12 किलो है. साथ ही साथ हमको मालूम है कि M1 अपॉन M2 इज 1/3, है ना. तो वो कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉलर पार्ट इज 216 जूल. अगर छोटे वाले पार्ट का जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है, 216 जूल है. तो पता लगाओ कि उसका मोमेंटम क्या होगा. अरे बहुत आसान है. देखो, सबसे पहले तो क्या हो सकता है कि इस रिलेशन से ही आप M1 और M2 कैलकुलेट कर सकते हैं. बोले कैसे, देखो M2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ M1. M2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 टाइम्स ऑफ M1 लिख सकता हूं. क्यों ना ये M2 की वैल्यू यहां डाल दी जाए. तो बोले फिर क्या होगा, M1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ M1 इज इक्वल्स टू 12, यानी कि 4M1 इक्वल्स टू 12, यानी M1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 3 किलोग्राम. तो M1 की वैल्यू क्या हो गई, 3 किलोग्राम. अब अगर M1 की वैल्यू 3 किलोग्राम है तो ये रिलेशन लो या ये रिलेशन लो, M2 की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, 9 किलोग्राम. सही है. अगर M1 3 किलो का है तो M2 कितने का है, 9 किलो का है. ये कैसे पता चला, हमने क्या करे, यहां से M2 की वैल्यू इसमें डाले तो उससे हमको M1 की वैल्यू मिली. फिर हम M1 की वैल्यू चाहे यहां डालो चाहे यहां डालो, दोनों में से किसी एक जगह डालो आप, आपको M2 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना. चलो अब उससे आगे क्या फायदा. तो देखो, हमको उसने किसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, स्मॉलर पार्ट यानी M1 का. उसने M1 का काइनेटिक एनर्जी आपको दिया है. क्या बोला है M1 का काइनेटिक एनर्जी, उसने बोला है भैया काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1 इज हाउ मच, 216 जूल. हाँ बोले, मान लिया, ये जो है 216 जूल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1. अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो मेरे पास एक फॉर्मूला है P² अपॉन ट्वाइस M, है ना, P1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ M1. इससे मैं क्या कर सकता हूं, उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकता हूं. तो ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ लाइटर पार्टिकल इज ट्वाइस M1 K1 और P1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस M1 K1. जरा आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं 216 को उसके मास जो कि 3 किलो है या 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आता है. 216 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आ रहा है आंसर, 1296. 1296 है क्या किसी चीज का ये परफेक्ट स्क्वायर, किसका, 36 का नहीं रे, देख एक बार चेक कर ले. 1296 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, 6 है तो मतलब आखिरी में 6 ही जाया होगा. 36 का देखो, क्योंकि ऑप्शन में 36 है तो 36 देखो, है ना. तो 36 का ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 36. मगर अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, ये मोमेंटम निकला है, मगर किसका निकला है, लाइटर पार्टिकल का. उसने मोमेंटम क्या का पूछा है, बिगर पार्टिकल. अरे यार अब कैसा, अरे कुछ टेंशन नहीं, ये इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों का सेम आता ना. अभी बॉम्ब का करे थे ना अपन ने, कहां गए बॉम्ब, फटा कहां था, वो यहीं फटा था ना, है ना. और यहां पर अपन ने बताए थे ना कि भैया इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 है और सिस्टम का फाइनल मोमेंटम P1 प्लस P2 है. तो P1 इधर आ जाता था, है कि नहीं. मतलब एक बॉडी का मोमेंटम दूसरे बॉडी के मोमेंटम के बराबर है, यानी कि भैया इस केस में P2 इज इक्वल टू P1 है. तो इज देयरफॉर P2 इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 36 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड. आया क्या समझ में, ठीक है, लिख लो फिर.
नेक्स्ट कौन सा है? 10th वाला। A particle of mass m at rest acted upon by a force F in time t. The kinetic energy after the interval of time small t would be. टाइम t के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगा पता लगाइए। A particle of mass m acted upon by a force F for a time t. The kinetic energy of the particle. क्या क्या तरीकों से आप पता लगा सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अब नजर आ रहा है। अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। देखते हैं, चलो। तो देखो भैया, हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। तो वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूं? इट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब ऐसा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और s इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए के जगह अपन क्या लिख सकते हैं? एफ अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। समझा बेटा? s इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर और ए की जगह एफ अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहां डाल दो। देयरफॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ एफ अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। देयरफॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम। तो एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ, यानी कौन सा? सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, वही है। आया समझ में? क्योंकि जैसी काइनेटिक एनर्जी आया उसमें फोर्स आया तो समझ में आ गया कि भैया काइनेटिक एनर्जी, वो वर्क डन का फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लगेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। और वर्क डन को अपन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को इन टर्म्स ऑफ टाइम हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर बोल सकते हैं, और ए की जगह एफ अपॉन एम डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ? अच्छा, दरवाजा खोलो उधर का। इतने दमदार तरीके से खोला था, मतलब क्या हो गया? तो चलो, तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज, आपको पूछा गया है एनर्जी के फॉर्म में। देखो बेटा, वन एटॉमिक मास यूनिट है ना, ये मास का जो कहा जाएगा एक किस्म का यूनिट है, मगर ये बहुत ज्यादा जो छोटा एटॉमिक लेवल पे जब हम लोग देखते हैं तब का ये। तो वन एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। 1 ATM ये होता है 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। अब मगर आपके ऑप्शन सारे के सारे आपने नोटिस किया होगा जूल्स में, है ना। बोले ये कैसा? तो बेटा मास और एनर्जी दोनों भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं ना। मास को आप एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो आपने कहा कि कोई तो भी एक पार्टिकल है जिसकी मास कितना है? 1 AMU है। कोई तो भी एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है? 1 AMU है। तो भैया उसकी बताओ इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसकी एनर्जी कितनी होगी? किसकी इक्विवेलेंट होगा वो? तो कैसे पता लगाएंगे? चलो मास तो पता चल गया हमको कि वो है 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27। एनर्जी क्या आएगा? तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला है, यानी कि 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 और 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 होता है C का वैल्यू, यानी कि 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16। जरा बताइए कैलकुलेशन कितना आ रहा है? बताओ जल्दी से, आ रहा क्या कैलकुलेशन?
कितना आ रहा है कैलकुलेशन? 1.67 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? 15.0003। तो 15 पकड़ के चल लो, 10 रेज़ टू पावर -11 है ना। 27 में से 16 गए तो कितने बचेंगे? 11 -11, यानी कि 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 जूल्स है ना। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान है, डायरेक्टली है, कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया है और इस प्लेटफॉर्म से नीचे अटैच्ड है स्प्रिंग, है ना। फिलहाल तो वो न्यूट्रल पोजीशन पे है और ये है इसका ग्राउंड पे वो रखा गया। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसको हाइट h से गिराया गया है। ये हाइट h से मैं इसको ड्रॉप करने वाला हूं। इसको हाइट h से जब मैं ड्रॉप करूंगा तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। मान लो कि इस लेवल तक स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, यहां तक चला जाएगा दब के स्प्रिंग, और कंप्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? x। कंप्रेशन कितना हो जाएगा? x। तो देखो भैया हुआ क्या, जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होते चली गई। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है भाई, बताओ कि इस ऑब्जेक्ट का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो बोले आपका आएगा वो mgh प्लस एक्स। mgh प्लस एक्स। h डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? h प्लस एक्स डिस्टेंस कवर किया ना। पहले प्लेटफॉर्म से टकराया होगा तो डिस्टेंस h, फिर प्लेटफॉर्म को या स्प्रिंग को दबाया होगा उसने डिस्टेंस x तक, तो mgh प्लस एक्स। अब इससे क्या हुआ? इस पोटेंशियल एनर्जी के चेंज होने से क्या हुआ? बोले स्प्रिंग के ऊपर वर्क हुआ। स्प्रिंग के ऊपर वर्क हुआ। अब स्प्रिंग के ऊपर वर्क हुआ, उसका कंप्रेशन कितना हुआ? x। तो कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होता है? वर्क डन ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग का क्या फॉर्मूला आएगा? हाफ ऑफ k x स्क्वायर, है ना। जब भी किसी स्प्रिंग को आप स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं थ्रू डिस्टेंस x, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ k x स्क्वायर। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। ये पोटेंशियल एनर्जी बदलने के कारण क्या हुआ? वर्क हुआ। आपको याद है ना, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो भैया इसी वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स कितना है? हाफ ऑफ k x स्क्वायर। तो mgh प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ k x स्क्वायर। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन, डायरेक्ट हो। A particle of mass m is moving in a horizontal circle of radius r under a centripetal force equal to minus k upon r square, where k is constant. The total energy of the particle is. क्या हो गया? चलो, हमको सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है, तो भैया 13th नंबर में सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है माइनस के अपॉन आर स्क्वायर, और उसने हमसे क्या पूछा है ना, टोटल एनर्जी कितनी होगी ये पता लगाओ। हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी इट इज नथिंग बट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, देखो भाई गौर से, सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे जो कि बहुत आसान है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? तो बोले भाई माइनस के अपॉन आर स्क्वायर है। सेंट्रीपिटल फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं? तो बोले एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। बचा क्या? एम वी स्क्वायर माइनस के अपॉन आर। अब क्या कर सकते हैं आप? इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों भी जगह, तो वो हो जाएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन ट्वाइस आर।
अब हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर क्या बन गया, तो बोले काइनेटिक एनर्जी बन गया माइनस के अपॉन ट्वाइस आर, इक्वेशन नंबर 1। अब ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। वो कैसे निकालेंगे, अरे वो भी आसान है, F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर होता है। तो भैया आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, तो आप कैसे निकालेंगे, F इज डी यू इज इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू डी आर। तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप डी यू की जगह आपको क्या मिल जाएगा, u। मान लो आप इसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं माइनस एफ इंटू डी आर फ्रॉम द लिमिट्स 0 टू r, तो भैया देखो क्या आने वाला है 0 टू r, f की वैल्यू डालो माइनस के अपॉन आर स्क्वायर डी आर, मतलब सिंपली ये हो जाएगा u इज इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन के अपॉन आर स्क्वायर डी आर 0 टू r। जरा देख रहे क्या था, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वो याद ही नहीं रहता कुछ, कितना भी पता, तो बीच निकालो बेटा, बताओ 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता, सोचो, लगाओ टाइम जितना लगाते, मेरे को 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए। अब मैथ्स वाले खामोश बैठेंगे, मैथ्स वाले खामोश बैठेंगे। बिल्कुल भी नहीं, माइनस 1 अपॉन आर, सिंपल माइनस 1 अपॉन आर। अरे यार तुमको याद रखो 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन, याद है मैंने बोला था उल्टा रहता है ना, और वैसा याद नहीं रह रहा तो कम से कम अपनी अकल लड़ाओ। नहीं सर वो तो है ही नहीं, अब क्या करेंगे, अरे आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, आर स्क्वायर को ऊपर ले गया, देखे वैल्यू क्या हो जाएगी, आर का पावर -2। अब इंटीग्रेशन करो, बेसिक फॉर्मूला लगाओ, एक्स रेस टू पावर एन इंटू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू पावर एन का क्या होता है, एक्स रेस टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो आर रेस टू पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, आर रेस टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। आर रेस टू पावर -2 प्लस 1 क्या होता है, अब ये भी बताओ, -2 प्लस 1 क्या होता है, -1 होता है। तो आर रेस टू पावर -1 अपॉन -1, वापस आर को उसको नीचे लेकर आओ, तो -1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन आर, तो u की वैल्यू हो जाएगा -k अपॉन आर। अब तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, तुम्हारे पास काइनेटिक, कहां है काइनेटिक, अबे हाँ ये काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। अब मुझे निकालना है टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इन दोनों का सम करो, -k अपॉन ट्वाइस आर प्लस -k अपॉन आर। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं रे भाई, ये तो 3/2 आ जा रहा है रे, थ्री बाई टू ऑप्शन में भी नहीं है ना, गड़बड़ कहां हुई रे बाबा, काइनेटिक एनर्जी को मैंने जो माइनस में लिखा वो गड़बड़ हुई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव में नहीं रहता, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो यहां गड़बड़ हुई है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को पॉजिटिव लूंगा, हाँ वही आना चाहिए, यहां गड़बड़ हुई है, मुझे यहां पर देखो इधर, जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो भैया ये माइनस साइन हट जाएगा। अब मुझे मैग्नीट्यूड क्यों लेना है, मुझे माइनस साइन जानबूझ के क्यों हटाना है, एक बात मेरी बात याद रखो, कभी भी किसी भी पार्टिकल किसी भी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकता, किसी भी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकता। अब ये निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए माइनस साइन हटाने के लिए मैग्नीट्यूड ले लिए। अब यहां से भी माइनस साइन हट जाएगा, यहां से भी माइनस साइन हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू के अपॉन ट्वाइस आर। अब देखो यहां पर बराबर आता है, अब देखो माइनस के अपॉन आर है, अब देखो यहां पे क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के अपॉन ट्वाइस आर माइनस ट्वाइस के अपॉन ट्वाइस आर। अब 1 माइनस 2 कितना होता है, -1, तो वे हो जाएगा माइनस के अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, है ना, -k अपॉन ट्वाइस ऑफ आर।
मतलब कौन सा ऑप्शन हो रहा वो, सेकंड ऑप्शन होता वो, हाँ वही आंसर है। चलो लिख लो, क्या देख रहा, लिख लो रे भाई फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। फोर्टींथ वाला, if G is acceleration due to gravity on the Earth's surface, the gain in potential energy of an mass of an object of mass m raised from the surface of the Earth to a height equal to radius of the Earth। तो भैया देखो ऐसा है कि ऑब्जेक्ट को जिसका मास स्मॉल m है उसको ऊपर ले जाया गया, कितना ऊपर ले जाया गया, h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर। तो वो बोल रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। अरे बहुत आसान, आपको h की वैल्यू कैपिटल R के बारे में h की वैल्यू कैपिटल R के बराबर दी गई है, इट इज इक्वल टू कैपिटल R एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन आस्क्ड। अरे बोले ये कैसे निकालेंगे, अरे बहुत आसान है बेटा, याद है कुछ, क्या याद है, ये फॉर्मूला मैंने बोला था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh सिर्फ और सिर्फ कभी इस्तेमाल होता है जब h बहुत ज्यादा छोटा होता है कैपिटल R से। हम जो बोलते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh है ना, तो वो क्या होता है, तब इस्तेमाल होता है जब h बहुत ज्यादा छोटा हो। क्या यहाँ h बहुत ज्यादा छोटा है, अरे नहीं, उसके बराबर आके बैठ गया, तो जो आपको पोटेंशियल एनर्जी का ओरिजिनल फॉर्मूला वो यूज करना पड़ेगा। अब अगर ऐसा है तो यहां पर h की जगह मैं क्या डालूंगा, R, तो mgr 1 प्लस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R। अब ये मालूम है कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2 mgr। दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लिख लो। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास कंप्लीट होता है ये DPP2, DPP3 इंशाल्लाह कल देंगे। हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले टॉपिक के साथ, दैट इज कोलिजन, वर्क एनर्जी एंड पावर का आखिरी टॉपिक, मगर इतना बड़ा टॉपिक कि अपने आप में एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर, बहुत बड़ा नहीं, देखते हैं कितना छोटा है। तो ये हो गया इधर, हाँ जी बताइए टाइटल नंबर। हाँ 6.7। अमजद
तो जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उसके कुल मिला के 5 पार्ट्स है। पहला तो पार्ट है इंट्रोडक्शन, कोलिजन क्या है, उसके कितने टाइप्स है, क्या क्या होता है उनमें, ये सारी बातों को हमको देखना है। दूसरा परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। फिर दूसरा है परफेक्टली इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन। फिर आएगा हेड ऑन इन इलास्टिक कोलिजन। उसी के अंडर एक थोड़ा सा और बड़ा टॉपिक आएगा रीबाउंडिंग ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन विद ग्राउंड। फिर आएगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जिसकी उसी के अंडर आएगा कोलिजन बिटवीन बुलेट एंड वर्टिकली सस्पेंडेड ब्लॉक, है ना। इस तरह से ये 5 पार्ट्स में बटा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 101% इस पे एक क्वेश्चन तो होता ही होता है ना, और बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ऐसा कुछ खास नहीं। हम तो ले देंगे, हम तो हर एक लेवल का लेंगे, नीट का भी लेंगे, जेई का भी लेंगे, जेई का भी लेंगे, बट आपको नीट के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कुछ क्वेश्चन करना नहीं पड़ेगा। चलो हुआ। चलो बड़ा हो गया। बोलो भाई, कोलिजन क्या होता? टकराना, आपस में टकराओ, है ना, उसे आप क्या बोलते हैं? कोलिजन, है कि नहीं? कि जनरली आप देख रहे कि भाई एक गाड़ी खड़ी हुई है या एक गाड़ी चल रही है, आके किसी ने ठोक दिया धाड़, तो बोले कोलिजन। बोले कंचे खेलते टाइम पे अपन एक गोटी से दूसरी गोटी को मारे, बोले वो कोलिजन, है कि नहीं? अड्डोल, है ना। तो जो भी है, ये सब चीजें कोलिजन होती है आपके नजरिए में, मगर फिजिक्स के नजरिए में कोलिजन क्या है? जरूरी नहीं है कि आपस में किसी चीज का टकराना या फिजिकल कांटेक्ट होना उसी को आप बोलेंगे कोलिजन हो रहा है। कोलिजन फिजिक्स के अंदर ऐसा माना जाता है कि किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट हुआ है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बीच में 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। हमको तो दो सिस्टम का ही लेने का है, तो अभी 2 का एग्जाम्पल लेंगे कि कोई भी 2 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, आइसोलेटेड है, बिल्कुल अलग थलग है, किसी को किसी बाहर से कुछ लेना देना नहीं, उनके बीच में अचानक एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट हुआ है और उसके कारण आपके पार्टिकल्स का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों के दोनों अचानक से बदल गए। दोनों बदल गए या दोनों में से किसी एक की में बदलाव आ गया, प्रोबेबली मेन जो मोमेंटम में माना जाता है, तो बोले उसको हम लोग कहते हैं कि भैया यहां पर क्या हुआ है? कोलिजन हुआ है। जैसे कि आपने अभी देखा कि एक बॉल या एक मास ट्रैवल कर रहा है, पीछे से आता है एक मास, उसको ठोकता है, फिर ये आगे ज़्यादा स्पीड से जाता है, ये स्लो स्पीड से हो जाता है, ये एक कोलिजन है। इवन क्रिकेट और बैट का जो होता है हिट, वो भी एक कोलिजन माना जाएगा। इतना ही नहीं, एक बॉम्ब जो है, मुझे बताओ, बॉम्ब मान लो कि 2 पार्ट्स में फटने वाला है ना, आप इसको ऐसे जोड़ के रखो, ये एक मास m1, ये एक मास m2। मैं पूछूंगा आपसे इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना है? 0। आपने उसको आग लगाए, है ना, या पिन खींचे, जैसे भी करे, पटाखे को जैसे आग लगाते वैसा लगाए। अब हो क्या रहा है? अचानक से ताड़ करके ऐसा फट गया, तो ये 2 पार्ट्स ऐसा भागे, 2 हो सकता, 3 हो सकता, कितने भी हो सकता। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा यहां पे? ये 2 पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स में भाग गए आगे, है ना। तो अब मुझे बता, देखो नहीं लगता कि इसका मोमेंटम अचानक से बदल गया? इसकी काइनेटिक एनर्जी अचानक से बदल गई। पहले इसका मोमेंटम कितना था? काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0 ही थी ना, शांति से अपनी जगह पे बैठा है ना। स्पीड कितना है इसका? 0 है। वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0 है। एमआर वेलोसिटी कितनी है? 0, है ना। अब क्या हुआ? अचानक से फटा, धड़। तो अब मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अचानक से मिली तो मोमेंटम बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी ½ mv², अचानक से इसको वेलोसिटी मिली तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गया। तो मुझे एक बात बताओ,
ये पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बदला क्या? बदला। ये पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बदला क्या? बिल्कुल बदला। मोमेंटम बदला क्या? बिल्कुल बदला। तो ये भी माना जाता है कोलिजन। अरे इवन डायरेक्ट कांटेक्ट होना भी जरूरी नहीं है, बिना कांटेक्ट के भी हो सकता है। बोले कैसा? आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, ग्रेगर मार्जन एक्सपेरिमेंट, वो गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल्स, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, है ना। जब आप एटम्स नाम का चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में, हालांकि ये आपको पहले भी पढ़ाया गया है 10th स्टैंडर्ड में, 10th में हो चुका है ना। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल है, सच में ऐसा हुआ क्या कुछ 10th में कि 9th में? 10th में ही है ना। तो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल करके एक है, देखो भाई हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं। एटम कैसा है, दिखने में कैसा होगा, एटम कैसा होगा, ये जानने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पहले जो है जे थॉमसन सर थे, उनका कहना था कि एटम तरबूज की तरह होता है ना, तरबूज की तरह होता है। जैसे तरबूज के बीजे होते हैं, तरबूज खाए हो ना, देखे हो ना, है ना। तुम इतना साइलेंट रिएक्शन दे रहे ना, तुम्हें को लगा तुमने तरबूज भी देखी नहीं आज तक जिंदगी में। तो भैया तरबूज कैसा लाल मगज होता है, अंदर काले काले बीजे होते हैं। तो वैसे ही जैसे वो काले काले बीजे होते हैं, बोले उन्होंने कहा वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जैसे लाल मगज होता है वैसा बोले भैया उसका पॉजिटिव चार्ज होता है। मगर ये बहुत ही गलत साबित हुआ था बाद में। तो ये चेक करने के लिए एटम कैसा बना हुआ है, रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे, उन्होंने गोल्ड की प्लेट लिए थे, पतली सी एकदम पतली प्लेट लिए थे गोल्ड की, है ना। तो बहुत ऐसा ठोक ठोक के पतला शीट बना दिए थे, क्योंकि ऐसा है कि गोल्ड और सिल्वर डक्टाइल होता है, मतलब आप उसको अच्छे से वायर्स में इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। आप भी जैसे जनरली आप जब मिठाई खरीदने जाते हैं तो उस पर चांदी का वर्क लगा के दो बोलते हैं, है ना। एक बोलता हूँ आपके हेल्थ के लिए एक चीज़ बोलता हूँ, जब भी आप पहले तो सामने वाले जो चांदी का वर्क लगाता है तो उसको तो मना ही करो कि मत लगा, मगर फिर भी लगा रहा है तो उसको चेक करो सच में चांदी का है कि नहीं। उसको कैसा चेक करने का तरीका है, एक छोटा सा टुकड़ा लो और हाथ पे रख कर ऐसा मस लो उसको। अगर वो पूरा गायब हो गया तो वो ओरिजिनल सिल्वर है, और अगर वो मसलने पे वो एक जगह पे वो जमा हो जाते हैं ना, वो अगर वैसा हुआ तो वो लेड है। और आपको मालूम होगा लेड इतना खतरनाक है कि अगर वो पेट में जाता हो कैंसर क्रिएट कर सकता है, तो वो बहुत डेंजरस होता है लेड। तो ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए आपको। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो सिल्वर गोल्ड को भी आप ऐसी पतली सी प्लेट बना सकते हैं, है ना। अब उन्होंने क्या किया कि जब उसको अल्फा पार्टिकल को उस पर इंसिडेंट किया तो उसमें उन्होंने देखा बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आर पार चले गए, मगर कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे टर्न हो गए। तो वो ऐसा टकराए नहीं थे, आपस में टकराए नहीं थे, बस वो न्यूक्लियस का स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हीलियम की न्यूक्लियस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल आया, अब यहां कौन है, न्यूक्लियस, जिसका चार्ज कितना है, पॉजिटिव। ये जो आ रहा है उसका भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव। आ रहा यूं करके पलट गया, है ना। मान लो जैसे कि यहां आरटीओ खड़ा है, तुम बाइक लेके आ रहे हो, आया आरटीओ है कि नहीं, तो भाई बस वैसे उसको भी कोलिजन बोलेंगे तुम, है ना। अगर आपका आरटीओ यहां पर खड़ा है, अचानक से आप यहां से आ रहे हो, आपने देखे आरटीओ भैया बिल फाड़ेगा, तुमने यूं टर्न मारी, वो भी कोलिजन माना जाएगा, है कि। तो जरूरी नहीं कि भैया कि स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होना जरूरी है। आप वैसी कट मार के एकदम से अचानक से चले गए किसी स्ट्रॉन्ग वहां फोर्स के कारण, है ना, वो भाई मैंने ऐसी बोल दिया, तुम सच में बोले कोलिजन के एग्जांपल देते बैठोगे, नहीं तो वो आरटीओ वाले, है ना। तो बोले भैया यहां पर कैसा है कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट हुआ था यहाँ पे, तो उसी के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके कारण इसने डाइवर्ट कर दिया, तो इसको भी कोलिजन बोलते हैं, है ना। एक तो आप डायरेक्ट आपस में टकरा जाओ, या फिर अचानक से ब्लास्ट हो गया, वो भी कोलिजन, या बिना टकराए बस ऐसा हो गया, हट गया, तो वो भी क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। आइए बस समझे। तो इसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, कोलिजन का डेफिनेशन लिखेंगे। तो चलो देखते हैं कि कोलिजन को कैसे डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया, व्हाट इज कोलिजन, कि कोलिजन क्या है, क्वेश्चन मार्क में। Collision is an isolated event
in which a strong force acts between particles for a small interval of time, which causes change in momentum and kinetic energy of particles, which causes change in momentum and kinetic energy of particles, जिसके कारण क्या होता है कि पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम चेंज हो जाता है। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये मास m1 है, वो बढ़ रहा है इसकी तरफ विथ वेलोसिटी u1। ये मास m2 है, ये भी इधर ही जा रहा है विथ वेलोसिटी u2, है ना। मगर एक बात है कि यहां पर u1 इज ग्रेटर देन u2। अब देखो भैया, जो आके ठोकने वाला है उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल। उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। जो हिट करने वाला है उसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल। और आप जिसे हिट करने वाले हैं उसे कहते हैं टारगेट। उसे क्या कहते हैं? टारगेट। तो यानी m1 क्या है? यहां पे प्रोजेक्टाइल है और m2 क्या है? टारगेट। तो हमेशा याद रखना, अगर मेरे मुंह से निकलता है प्रोजेक्टाइल का मास इतना है ना, टारगेट का मास इतना है, तो जो आके हिट करने वाला है वो प्रोजेक्टाइल और जिसे हिट करने वाला है वो टारगेट। अब प्रोजेक्टाइल और टारगेट यहां पर मान लो आपस में टकराते हैं। इनका टकराव हालांकि बहुत थोड़ी सी देर के लिए हुआ था, फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम dt के लिए हुआ था टकराव। मगर उसके बाद देखने में क्या मिला कि भैया ये वापस से दोनों के दोनों अपनी अलग अलग स्पीड से अब आगे बढ़ते हैं। फिर नोटिस में ये आता है कि v2 इज ग्रेटर देन v1, कि भैया अब v2 की वैल्यू जो है ज्यादा हो गई v1 से, क्योंकि पहले तो मियाँ जो टारगेट है वो स्लो स्लो चल रहे थे। आप इमेजिन करो ना कि एक कार है जा रही स्लोली 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 चल रही है ना, पीछे से धड़ाधड़ होगी, क्या होगा? है ना, एकदम तेजी से भागेगी आगे, है ना। तो भैया इस तरह से जो होता है, तो हमने कहा कोलिजन, है ना, इसको कोलिजन कहते हैं। थोड़ी देर के लिए सही, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होता है कि नहीं। तो भैया अब अगर हमने देखे कि फोर्स वर्सेस टाइम का अगर मैं ग्राफ बस पूछता तो नहीं है, बट फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि भैया जीरो था फोर्स, अचानक से बढ़ा, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया यार, है ना। अचानक से बढ़ा और फिर अचानक से कम होकर वापस से चला गया। और ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम था यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो dt था, है ना। जितनी देरी के लिए वो फोर्स उस पर एक्ट होता है, फोर्स एकदम से बढ़ता है और फिर वो अलग हो जाता है, कम हो जाता है। आया समझ में? अब कोलिजन को हम क्लासिफाई करेंगे, बंटवारा करेंगे। अब उसके बंटवारे करने के दो नजरिए हैं, चलो देखते हैं उनको। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन। नंबर 1, on the basis of conservation of काय के, हाँ तो मेरा बात करा देना, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो
तो ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोलिजन को हम लोग बांटेंगे, है ना, 3 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको एक काम करता हूं, ए करके रिप्रेजेंट करता हूं। पहला, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। दूसरा, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। और तीसरा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इस तरह से बंटवारा होता है 3 हिस्सों में, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। 3 तरह से इसको बांटा जा सकता है। अब एक एक करके हम लोग थोड़ा थोड़ा उसके बारे में देखेंगे, है ना। एक बात बता दूं, तीनों भी कोलिजन में मोमेंटम का कोई खराबा नहीं होता। मोमेंटम जैसे कि वैसे रहता है सिस्टम का मोमेंटम। मतलब चाहे आपका कोलिजन इलास्टिक हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, सिस्टम में पूरी बॉडीज आ जाती, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और सिस्टम का फाइनल मोमेंटम बिल्कुल सेम रहेगा। मतलब तुमने क्या कर देखे, एग्जांपल के तौर पे 2 बॉल्स आपस में टकराते था, आपने इसका मोमेंटम कैलकुलेट, इसका मोमेंटम कैलकुलेट किए, पहले वाले बॉल का दूसरे वाले बॉल का, टकराने से पहले फटफट कैलकुलेट किए, कितना आ रहा, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद अब ये अलग अलग स्पीड से आगे जा रहे। अब इसका मोमेंटम ऐड करो, कितना आया, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो चाहे किसी भी किस्म का कोलिजन हो, चाहे किसी भी किस्म का कोलिजन हो, मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। मतलब मोमेंटम के अंदर कोई बदलाव नहीं आता। हाँ, इंडिविजुअल पार्टिकल, देखो आप गलत समझ रहे होंगे, पार्टिकल का मोमेंटम बदलता है, पार्टिकल का मोमेंटम बदलता है। मान लो कि इसका मोमेंटम पहले 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड था और इसका मोमेंटम 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड था। ये दोनों टकरा धाड़, अब इसका मोमेंटम होगा 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड और इसका मोमेंटम होगा 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना। अब अगर मेरे हाथ में अगर कहा जाएगा कि ठीक है ना, अगर मैं कहूंगा शुरू में, जैसा कि मेरे हाथ में राइट हैंड में कितने पेन है, 2, लेफ्ट हैंड में कितना है, 1, ओवरऑल क्वांटिटी कितनी है, 3। अब बताओ राइट हैंड में कितना है, लेफ्ट हैंड में कितना है, 2, ओवरऑल क्वांटिटी कितनी है। तो आप अलग अलग हाथों को देखेंगे तो क्वांटिटी बदली है मगर ओवरऑल क्वांटिटी सेम है। तो वैसे मोमेंटम का ओवरऑल क्वांटिटी क्या होता है, हमेशा सेम होता है, मगर एनर्जी के साथ ऐसा नहीं होता, है ना। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आप देख रहे हैं, टकराने से पहले सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी थी, टकराने से पहले सिस्टम की, पार्टिकल की नहीं बोल रहा मैं, सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी थी और टकराने के बाद जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जैसे कि वैसी रहती है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगेन बेटा मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, मैं सिस्टम बोल रहा हूं, सिस्टम में दोनों आ जाते हैं, मैं पार्टिकल्स की बात नहीं कर, पार्टिकल की बदलती है ना। पहले इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होंगी, जब टकरा जाएगा तो अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मगर सिस्टम की जैसे कि वैसी रहती है। मगर यहां कुछ और देखा जाता है कि यहां पर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है ना, और यहां पर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा कम, जीरो नहीं होती मगर बहुत ज्यादा कम हो जाती है ना। तो ये तरह से 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो हमको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिखना है ना। चलिए लिखेंगे फिर, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। चलिए ये क्या आइटम चल रहे थे वहां, ये किस किस्म का अलार्म है, तू गेम खेल रहा क्या बेटा,
वाह रे वाह। चलो ध्यान दो। इफ टोटल काइनेटिक एनर्जी of the system before collision is equal to total kinetic energy after collision, then such a collision is called as perfectly elastic collision। जब ऐसा हो कि पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो हम कहेंगे ये जो कोलिजन हुआ है ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ है। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अब ये क्या बला है तो आगे जाके समझ में आएगी, अभी का चुपचाप लिख लो बस। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, इसकी वैल्यू 1 होती है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसकी वैल्यू E की वैल्यू क्या होती है यहां पे 1 होती है ना। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर आपको कंसिडर देखना है, इसका एग्जाम्पल वही जो रदरफोर्ड का है ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, तो वो उसका एग्जाम्पल है रदरफोर्ड का, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का। लिख देते हैं। एग्जाम्पल आप ऐसा बोल सकते हैं, कोलिजन बिटवीन टू एटॉमिक पार्टिकल्स, कोलिजन बिटवीन टू एटॉमिक पार्टिकल्स, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। फिर उसके बाद in elastic collision, in elastic collision if initial kinetic energy before collision is found to be greater than final kinetic energy after collision, if initial kinetic energy before collision is found to be greater than final kinetic energy after collision, then such a collision is called as inelastic कोलिजन। तो इस तरह के कोलिजन को आप इनइलास्टिक कहते हैं। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, और यहां पर कोएफिशिएंट
ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है इसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी होती है मगर 1 से छोटी होती है. एग्जाम्पल, कोलिजन बिटवीन टू बिलियर्ड बॉल्स. बिलियर्ड बॉल्स मालूम है किसको बोलते हैं? पूल, स्नूकर है ना, उसको बोलते हैं बिलियर्ड बॉल्स. उधर का हुआ क्या? सेकंड नंबर का सॉरी सेकंड नंबर का बोल रहा, फर्स्ट नंबर का. जल्दी करो बेटा. बोले भाई दिल से लगा ली, बोले बात को बने, बोले है ना आप तो हर बार perfectly in elastic collision. टाइम हो गया. So if in a collision, sir 10 मिनट, two bodies stick together or move with same velocity after the collision. The collision is said to be perfectly inelastic. तो कोलिजन को माना जाता है कि वो क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक है. कोलिजन को माना जाता है कि वो परफेक्टली इनइलास्टिक है. हियर the loss of kinetic energy is considerably large. Initial kinetic energy of system is very much greater than final kinetic energy of system. तो सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के फाइनल काइनेटिक एनर्जी से बहुत ज्यादा बड़ा होता है. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है E, इसकी वैल्यू यहां पर टोटली 0 होती है. एग्जाम्पल अगर इसका देखा जाए, कोलिजन बिटवीन अ बुलेट एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड into which it is fired if the bullet
remains embedded in the block, which the bullet remains embedded in the block. तो देखो आखिर में जो परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है, ऐसा होता क्या है? 2 मिनट ध्यान दिए कि एक ऑब्जेक्ट इस तरह से जा रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, इधर से टारगेट प्रोजेक्टाइल आया विद सर्टेन वेलोसिटी, ये उसको आके हिट करता है। अब जब ये इसे आके हिट करता है तो ये दोनों भी एक में फंस जाते हैं और आप दोनों भी कॉमन वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जैसे कि मान लो सामने कोई रेत की बोरी टंगी हुई है और उसमें आप तीर चलाते हो, वो तीर आएगा, रेत की बोरी को हिट करेगा और वो दोनों, मतलब तीर तो क्या फंस गया, काय में, रेत की बोरी में फंस गया, और वो दोनों भी साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जिसमें टारगेट और प्रोजेक्टाइल टकराने के बाद सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे। अब इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है ना। इधर का हो गया, इनइलास्टिक कोलिजन वाला हो गया ना। जो बी है, ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, अगला जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज। बोले ये कैसा मैटर है, तो बताते हैं आपको। इसके 2 टाइप आते हैं, हेड ऑन और 1 डायमेंशनल कोलिजन। सेकंड, ऑब्लिक कोलिजन, जिसमें सबसे पहला मैं हेड ऑन कोलिजन के बारे में यहां लिख देता हूं। हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है कि देखो ये मास m1 है और ये मास m2 है, दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक साथ अलाइन करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही लाइन में आते हैं, सेंटर ऑफ मास एक ही लाइन में आते हैं। तो जब ये टकराते हैं आपस में, मान लो इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u2 थी, तो टकराने के बाद भी वो सेम डायरेक्शन में ही आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्पीड में चेंज आता है, स्पीड इसकी कम हो जाएगी और इसकी स्पीड थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मगर डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा, डायरेक्शन अभी भी जैसे के वैसा ही रहेगा। तो इस तरह के कोलिजन को हम लोग क्या कहते हैं, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, नॉट इलास्टिक। If direction of colliding bodies before collision is same as after collision, it is called as हेड ऑन कोलिजन। इसे हम लोग कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। ओके, फिर उसके बाद जो दूसरा आखिरी हमारा ऑब्लिक कोलिजन। अब ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है, तो देखो भैया थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का अलाइनमेंट अलग अलग रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा ऊपर से आ रहा है कि नहीं, और इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। जब ये इससे टकराएगा तो जाहिर बात है कि भैया ये जो मास m2 है वो इधर भागेगा और m1 है जो कुछ इधर भागेगा, अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे अपन, है ना। जैसे कि वो अपन वो खेलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कैरम बोर्ड, उसमें बोलते साइड से मारते हैं उसको, ब्रश बोलते, ब्रश, वैसा। इफ द डायरेक्शन of colliding bodies is different if the direction of colliding body is different, if
if the direction of colliding bodies is different before and after collision, it is called as oblique collision. ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हुआ. कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन.